गांव के चौपाल में अपनी बहन का सर काटकर ये दो फारूकी भाई कौन सी और कैसी वापसी हासिल कर रहे थे, ये जानने के लिए हमें 6 महीने पीछे जाना होगा। गांव काशमगढ़, उत्तर प्रदेश। अमीना, 2 बाल्टी पानी और लेके आ। आपा हमें ना दूसरा काम है। क्या काम है तुझे? नल के पास भीड़ लग जाएगी, जाके लेके आ। आपा फिलहाल ना हमारा पानी भरने का कोई मूड नहीं है। अमीना, कहाँ जा रही है बेटा? अम्मी, आप भी ना ऐसे काम से बाहर जाते वक्त टोकना जरूरी है क्या? पर जा कहाँ रही है? एक काम है, जरूरी निपटा कर आते हैं। सुन अमीना, बेटा घर के काम से भी जरूरी कोई चीज होती है क्या? अच्छा कहिए, जल्दी कहिए। जा अशरफ भाई की दुकान पे जा, वहाँ से 1 किलो दाल और 2 रुपए के मेथी दाना और हाँ आधा किलो सेला चावल लेके आना। ठीक से तुलवाना और ये ले पैसे गिन कर देना, संभाल के जा। अम्मी लाइए। अम्मी, मेम साहब को जरा 2 बाल्टी पानी लाने के लिए भी कह दीजिए। हम कहते हैं तो इनका मूड छूट बीच में आ जाता है। अरे मेरी प्यारी आपा जान, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह अच्छे खासे हाथ पैर दिए। 2 बाल्टियाँ तो यूँ ले आएंगी आप नहीं? अमीना, ये ले, ये तुम्हें खाना देकर आ। अरे अमीना, अब ऐसा मुंह क्या बना रही है? बेटा ये तो मेहनत करने के दिन है ना, जा जाते हुए ये भी दे आना। हाँ भाई, मेहनत ही करने की तो उम्र है। और कुछ बचा है? जा जा। नाविद भाई, साहिल भाई, खाना लाए आपके लिए। यहाँ पर रख दे क्या? हाँ वहीं रख दे। खा लीजिएगा, ठीक है? हम जा रहे हैं। हाँ खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। नावेद भाई, इसके पैर नहीं पंख हैं, जब देखो तब उड़ती रहती। सही कह रहे हो। पता नहीं किस बात की इतनी जल्दी रहती है इसे। खुद पूरे दिन तितली की तरह यहाँ वहाँ उड़ती रहती है और पूरे घर को भी नचाती रहती है। हाँ 50 रुपये हो गया। अरे आ रहा हूँ मियाँ, आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो करो यार। ठीक है शाकिर जी, दुकान का ध्यान रखना, आता हूँ। कहो क्या चाहिए? 1 किलो मसूर की दाल, आधा किलो सेला चावल और 2 रुपए की मेथी दाना। ऐसे क्या घूर रही हो? आंखों से चीर दोगी क्या? अरे मेरे हीरो, तू परमिशन दे देना तो कच्चा चबा जाऊं तुझे कोफ्ते की तरह। कर बेशरम कहीं भी। ये ले। अच्छा अम्मी से बात की? हाँ की। तो कब आ रही है हमारे घर? पहले तुम्हारे अब्बू से बात करेंगे, उसके बाद तुम्हारे घर आएंगे। अब तक क्यों नहीं आई? आ जाएंगे। देखो शकील में हम हमारी ट्रेन नहीं छूटने देंगे। हाँ, आज शाम तक का वक्त है आपके पास। आपकी अम्मी हमारे घर पर रिश्ता लेकर आ जानी चाहिए, वरना हम खाने पे अब्बू से कह देंगे कि तुम्हारी अम्मी से हमारे रिश्ते की बात कर ले। बस समझ गए ना? अमीना, अमीना सुनो। अब्बू, अब्बू। क्या हुआ अमीना, गांव में जलजला आ गया क्या? अब्बू आप शकील की अम्मी से कब बात करेंगे? अब्बू जवाब क्यों नहीं दे रहे हमें? अरे बात करेंगे, लेकिन पहले उनको बात करनी पड़ेगी ना। हाँ तो इतवार को आ रहे हैं वो लोग घर पे। तुझे किसने बताया? अब्बू हम बता रहे हैं ना आपको, वो आ रहे हैं इतवार को घर पे। देख अमीना, तू बड़ों के बीच में ना पड़े तो अच्छा है। अरे कैसे ना पड़े अब्बू? मतलब आप लोगों के पहले आपके चक्कर में हमारी गाड़ी छूट गई तो? अब्बू हमें ना बूढ़ी दुल्हन नहीं बनना। और वैसे भी आप सब तो जानते हैं ना कि बचपन से हमारा दिल कितना जुड़ा हुआ है शकील के साथ। तो बस निकाह तो हम उन्हीं से करेंगे।
बेटा वो सब ठीक है लेकिन हाँ तो बस अप्पू, इरफान को वो लोग हमारे घर पर आ रहे हैं ना, तो आप सारी बातें कर लीजिएगा और निकाह की तारीख तय कर लीजिएगा। बस हम ये बात जाकर अम्मी को अभी कभी बता देते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अमीना, अरे ऐसे कैसे? अमीना, अमीना थोड़ी हया रख बेवकूफ। अरे भाभी जान, इतना तो शर्मा रहे, अब इससे ज्यादा ना हमसे नहीं होगा। वो देखिए जीनत मैडम को, बेचारी जल भुन के ना राख हुई जा रही है। नहीं अब चाबी ठंडी चाय पिलाएगी? हाँ अम्मी, शुक्रिया बेटा। पूरे 4 चम्मच चीनी भरकर डालिए मेरे हीरो। अब भाईजान, अमीना बेटा तुम अंदर जाओ। अम्मी हमें सुनना है क्या बातें हो रही है? ये बचपन से ही ऐसी है, थोड़ी सरफिरी सी। क्यों शकील मियाँ, झेल लेंगे ना आप हमारी बहन को? अरे नाविद भाई, उसकी तो बहुत प्रैक्टिस है इन्हें। मतलब हम कह रहे थे अभी रिश्ता पक्का समझे ना। तेरे सलाह मशवरे के बिना कैसे कोई बात पक्की हो सकती है मेरी अम्मा? अरे भाई हम तो बिल्कुल रजामंद है। और रही बात शकील मियाँ की, तो वो तो मरे जा रहे हैं हमें बेगम बनाने के लिए, तो बस और क्या चाहिए, वो तो कभी मुकरेंगे ही नहीं। तबस्सुम बहन, हमें इन दोनों के रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं। बस बहन, अमीना की आपस जीनत के हाथ पीले हो जाएं पहले, फिर इन दोनों की निकाह के लिए एक अच्छी सी तारीख निकलवा लेंगे। बहन आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बड़ी बहन के निकाह से पहले छोटी बहन का निकाह कैसे हो सकता है? और ये दोनों तो बचपन से खेले कूदे हैं साथ में, इनकी कौन सी गाड़ी वाड़ी छूटे जा रही है? क्यों? अम्मी कहाँ जाएंगे? रमीज़ाबाद, तेरे चचा जान रहते हैं वहाँ, उन्हीं के यहाँ रुकेंगे। अमीना ने ऐसा क्यों किया? नाविद, कहाँ जा रहा है तू? पता नहीं। गांव मत ही जाना, पुलिस किसी भी समय पहुंच सकती है, समझा? अमीना है साहिब, हमारे गांव के सलीम फारूकी की बिटिया। किसने किया ऐसा? वो सब उसी के दोनों भाइयों ने मिलकर बड़ी बेरहमी से मार डाला उसको, नावेद और साहिल फारूकी। साहब वो अमीना को वहां से घसीटते हुए लाए थे। हम सब हक्का बक्का रह गए, मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। फिर नावेद ने अमीना का सर हाथ में लेकर के गांव वालों को धमकाया भी साहब। ये दोनों फारूकी बंधु चले कहाँ गए? बाकी के परिवार के लोग कहाँ हैं लड़की के? वो तो भाग गए साहब। गांव की चौपाल पर दिन दहाड़े सबके सामने लड़की को मार डाला, सबने देखा, लेकिन किसने उन्हें पकड़ा नहीं, किसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। क्यों? पूरा का पूरा गांव मिला हुआ है क्या उनसे? नहीं साहब, हमें लगा उनका निजी मामला है। कौन सा निजी मामला है? गांव की चौपाल तक घसीटा गया, फिर गला काटकर सुलझाया गया। गांव की बाकी लड़कियों को भी धमकियां दी गई और किसने आवाज तक नहीं उठाई उनके खिलाफ। साहब हम कबूल करते हैं कि उन दोनों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन ये लड़की, ये अमीना भी ऐसी बेकार की जिद किए बैठी थी कि। हाँ साहब, पूरी बिरादरी की नाक कटा रही थी, इसे घर वापस आना चाहिए था। कहां से घर वापसी होनी चाहिए थी अमीना की? अरे मैडम थोड़ा मुस्कुराओ तो सही, लड़के को ये तो लगे कि लड़की देखने आया हूँ, मैयत में नहीं।
जाओ। हमारी बिटिया आपका घर बहुत ही अच्छे से संभाल लेगी। पढ़ लिख भी लेती है थोड़ा बहुत। जैसे चीनी घुल जाती है ना दूध में, ठीक उसी तरह ये आपके खानदान में ऐसे मिल जाएगी। बहन, आप पहचान ही नहीं पाएंगी कि ये आपकी बहू है या बेटी। हमारी दोनों बेटियां घर काम में बहुत मजी हुई हैं, और फिर जीनत तो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती है। तो लियाकत भाई, हाँ समझे इस रिश्ता को, निकाह की तारीख पक्की करें। सलीम भाई, हमने तो देख ही लिया है जीनत को, जरा अपने परिवार वालों की भी राय ले लें। एक हफ्ते का वक्त दो हमें, आज ही तो देखा है, एक दिन में ऐसे थोड़ी ना होती है। अब्बू अब तो 4 महीने हो गए, आप लोग जीनत के लिए लड़का देखे जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। अल्लाह की मर्जी है बेटा, हर चीज का एक सही वक्त होता है। पर अब्बू, कहीं पर ये तो नहीं लिखा है ना कि छोटी बहन की शादी बड़ी बहन से पहले नहीं हो सकती? लिखा तो नहीं है, लेकिन होता भी नहीं है, रिवायत है। अब्बू मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर बड़ी बहन का निकाह कभी हो ही ना, तो इसका मतलब क्या ये है कि छोटी बहनों का भी निकाह कभी ना हो, वो बिन ब्याह ही रह जाए? बकवास ना कर, सब रखो, जीनत का जल्द निकाह होगा, फिर तुम्हारा भी हो जाएगा। अब्बू देखिए, हमसे अब और नहीं होगा, हम कह दे रहे हैं कि हमारा निकाह करवा दीजिए, जीनत का जब होना है तब होता रहेगा। बेकार की जिद मत करो अमीना, जीनत से पहले शादी के बारे में सोचना भी मत, वो कभी नहीं होगी। अब्बू हम बात कर रहे हैं आपसे, आप 1 मिनट सुनिए तो सही। अरे जमाने की ऐसी की तैसी अम्मी, हमें क्या करना है जमाने वालों से? हमें मेहंदी हाथों में लगवानी, सफेद बालों पर नहीं। अमीना, इतनी क्या खुदगर्जी है, अभी तेरी उम्र ही क्या है? अच्छा, और ये धक्यानुसी पना, ये ठीक है अम्मी? अरे अगर जीनत को कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा है तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हमारा निकाह करवा दीजिए, फिर ढूंढते रहिएगा इनके लिए शहजादा आप। बस कर बेशरम, तुम्हारे जैसे तो नहीं है ना हम, तो किसी भी लड़के के गले पड़ जाए। ख्याल है हमें अपने अम्मी अबू और भाइयों की इज्जत का। आपको क्या लगता है आपा कि हमें ख्याल नहीं है इनकी इज्जत का? अरे क्या कर रहे हैं हम, निकाह करने की बात कर रहे हैं, थोड़ी ना कहीं भाग रहे हैं। और हमारी मानिए ना तो आप भी हमारे नक्शे कदम पर चलिए, आसान होगा सबके लिए। चल बिन मछली की तरह जो तड़प रही हो ना शौहर के लिए, वो आंख भी मिट जाएगी तुम्हारी। खुदा के लिए जुबान को लगाम दो, एक थप्पड़ मारेंगे वहीं आके तुम्हारे। हम थप्पड़? अम्मी बचपन में इसके पैर काट दिए होते ना, तो ना ये पैर फिसलते ना इतनी लंबी जुबान। 1 नंबर की बेहया हो गई है लड़की। बेहया तो हम ही है ना, एक तुम ही तो हो दूध की धुली हुई। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, शायद इसीलिए हर लड़का आके ना मना करके जाता है तुम्हारे लिए। हमारे सामने चेहरे पर कुछ और, दिल में कुछ और, शायद हमें नहीं दिखती तुम्हारे अंदर की बात, पर वो लड़के देख लेते एक नजर में। हम छोटे तो तुम हाथ उठाओगी हमारे ऊपर? हाँ, तुम क्या समझती हो अपने आप को? उठाएंगे तुम पे हाथ, जब तक तुम्हारी जुबान चलेगी ना तब तक मेरा हाथ भी चलेगा। क्या बचपना है ये? बचपना हम कर रहे हैं या वो कर रही है? हाथ उठाएगी हम पर? अमीना, इन सब मामलों में जोर जबरदस्ती कहाँ चलती है? क्यों नहीं चलती? हमारे घर वाले रजामंद है तो कर लेते हैं ना निकाह। तो तुम्हारे घर वालों ने कहा है ना तुम्हें सब्र रखने को, तो रखो सब्र। क्यों रखे हम सब्र? देखो शकीर, हमसे नहीं होगा, हमें दुल्हन बनना है, वो भी आज। तुम चल रहे हो हमारे साथ निकाह करने? क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो? ऐसा क्या कह दिया हमने? देखो अमीना, तुम जानती हो कि शादी निकाह 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 2 खानदानों के बीच होता है, और अगर अभी हमने ऐसी वैसी कोई गलती की ना तो बाद में बहुत पछताएंगे। ना तो हम खुश रह पाएंगे ना तो हमारे घर वाले, और तो और बदनामी इतनी होगी कि पुश्तों तक बू आएगी। अमीना बेटा, जरा समझा करो, छोटी वाली का निकाह अगर बड़ी वाली से पहले हो जाता है तो जमाना सोचता है कि जरूर बड़ी वाली में कोई खोट है, फिर तो उसका निकाह हो नहीं जरा। और अगर वाकई में कोई खोट हो तो उसका निकाह हो ही ना, तो उसमें छोटी बहन का क्या कसूर है भाईजान? लेकिन अपनी जीनत में तो कोई खोट नहीं है ना। हाँ, कुछ वक्त लगेगा उसके लिए एक ढंग का लड़का ढूंढने के लिए, और घर में 2-3 बार तो ये बात हो चुकी है ना कि पहले जीनत फिर अमीना, फिर क्यों बार बार ये बात उठा लेती हो? क्योंकि हमसे इंतजार नहीं हो रहा है। अमीना, तुम एक काम करो, तुम घर के कामों में टूट पड़ो, मन लगा के घर का हर काम सीख लो, इससे एक तो वक्त गुजर जाएगा और ऊपर से तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी शकीर के साथ। पर हाँ,
इस मसले पर इस घर में दोबारा कोई बात नहीं होगी। किसी की नहीं सुनी इसने, बस अपनी जिद पर अड़ी रही, कर दिया सब उल्टा पुल्टा। अब कल शाम की ही तो बात है। ए अमीना, ये क्या हो रहा है? हम घर छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जा रही है? अपने ससुराल। अमीना रुको, अमीना, अमीना रुको, पागल हो गई हो क्या तुम? फिर से रोकोगी हमारा रास्ता? अब तो जाने दो हमें। हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं और तुम भी कहीं नहीं जाओगी। अब क्या नया बखेड़ा खड़ा किया इस लड़की ने? अम्मी ये कहती है शकील के घर जाके रहेगी हमेशा के लिए, वो भी निकाह से पहले। क्या? अम्मी अपने कपड़े वपड़े भी साथ में रख लिए हैं। या अल्लाह, क्या हो गया है मेरी बच्ची को? अम्मी हम बिल्कुल ठीक है, हमारा होने वाला ससुराल है वो, वहाँ रहना हमारा हक बनता है और फर्ज भी, समझी आप? जा रहे हैं हम। अमीना तुम कहीं नहीं जाओगी। हटो कहा ना। अमीना, अरे अमीना। अम्मी हम अब से यहीं पर रहेंगे। हाँ अम्मी, मैं अभी घर आता हूँ। हाँ क्या हुआ जीनत? अबू अमीना घर छोड़ के शकीर के घर चली गई। उसका भेजा घूम गया। अमीना ये क्या है? मतलब तुमने तो हद कर दी है। देखो अब तुम कुछ ना बोलो, हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। अमीना बेटा ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम अचानक यहाँ ऐसे। बेटा तुम एक दिन भी यहाँ रुकी तो हम दोनों खानदानों पर कितनी आफत आएगी तुम्हें अंदाजा भी है? अम्मी आप तो बड़ी है ना, आप मौलवी साहब को बुलाकर हम दोनों का निकाह पढ़वा दीजिए, और फिर मजाल है किसी की जो हमें यहाँ से जाने के लिए कह दे। देखो अमीना, समझदारी इसी में है कि तुम घर वापस चली जाओ, चाहिए तो हम तुम्हें खुद छोड़ के आएंगे। लो अब्बू आ गए तुम्हारे। अपने घर चलो अमीना। अब्बू हम अपने ही घर में हैं। देख अमीना, गांव भर में हमारी थूथू हो, इससे पहले चलो यहाँ से। शकील बाद में सामान ले आएगा। अब्बू हमें नहीं फर्क पड़ता कि गांव वाले थूथू करते हैं या वाहवाही, हम बस चाहते हैं कि आप शकीर से हमारा निकाह करवा दीजिए, बात खत्म। हम यहाँ से हिलने भी नहीं वाले। अमीना कहाँ है? माथा घूम गया है लड़की का, कोई बात मानती ही नहीं। हाय अल्लाह, अगर गांव वालों को किसी को पता लगा कि अमीना निकाह से पहले अपने होने वाले शौहर के घर रात भर रही तो हम गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? अब तो हो गया हमारा निकाह, बदचलन लड़की की बदचलन आपा, थप्पा लग जाएगा। अब क्या करें? एक काम करते हैं, जायदा और मैं सरपंच साहब के पास जाते हैं। जावेद भाई अब आप ही कोई सलाह दीजिए, करें तो क्या करें? सलीम भाई, आप और हम चलते हैं तबस्सुम के घर, हम बात करते हैं बच्ची से, शायद मान जाए। तुम समझ नहीं रही हो, अगर तुम एक रात भी यहाँ रुकी तो कल की सुबह हम सबके लिए काली सुबह होगी। और इस तरह तो हमारा निकाह वक्त आने पर भी नहीं हो पाएगा। अरे तो हम तो कह रहे हैं ना कि बुला लीजिए मौलवी साहब को, कर लेते हैं निकाह। हम तो अभी से कह रहे हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है।
नहीं मानी साहब। फिर हमने कहा सलीम से कि इसे 1-2 दिन वहीं रहने देते और गांव में किसी को नहीं बताते। जब इसकी जिद का बुखार उतरेगा तो चुपचाप शाकिल ले आना। सर, ये गांव का किराने वाला है अशरफ। इसने नावेद को देखा है अभी थोड़ी देर पहले मेरतुला गांव की तरफ जाते हुए। मेरतुला में क्या? सर ये कह रहा है कि वहां पर उसका ससुराल है। एक टीम भेजो, उठा लो। सर। साहब, वो रहा नावेद। तेरा भाई साहिल का है नावेद? गाड़ी में बिठाओ इसे। चल। अरे ये वही है ना साहिल फारूकी, मुस्तफ़ा के खेत में जो काम करता है? हाँ, क्यों? इससे पुलिस ढूंढ रही है। ऐसा क्या किया इसने? आपको नहीं पता? इसने अपनी बहन का गला काट डाला बीच चौपाल पर। जिस दिन नावेद और साहिल ने अमीना का कत्ल कर दिया था, उसी शाम को उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया था। वो दोनों दूर तक भाग नहीं पाए थे, पर एक रात पहले जब अमीना रात भर घर नहीं लौटी तो वो रात फारूकी खानदान के लिए समझो कयामत की रात थी। खुद सरपंच जी भी फुसफुसा सकते हैं और उनकी बेगम, मतलब वो तो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगी। हमने तो अपना मुंह तक नहीं खोला अम्मी, पर आपको बता दे वो शहनाज जो है वो आई थी, 1000 सवाल पूछ रही थी, कैसे अमीना बिना निकाह किए अपने ससुराल चली गई वगैरह वगैरह। पता नहीं ये लड़की इतनी जिद्दी कैसे हो गई। कैसे हो गई? अरे आपके लाड़ प्यार ने अमीना को इतना सर पे चढ़ा रखा है। हर बात पे आप ही कहते थे ना छोटी है छोटी है, ये कहकर आपने उसकी बड़ी से बड़ी गुस्ताखियां माफ की। हम अम्मी से बिल्कुल सहमत है, आप ही ने बिगाड़ा है उसे। हाँ, सारा कसूर तो हमारा ही है। दिन में 12 घंटे घर से बाहर रहते, रिक्शा चलाते, खून जलाकर पसीना बहाते, और तुम लोग तो घर में रहते हो ना, काबू में नहीं कर पाए उसे। हमारे गांव के बाहर एक पुल है साहब, वहां जाकर हमने अमीना का सर नीचे नदी में फेंक दिया। हंसी अभी वहीं फेंका नदी में? जी हाँ। ड्राइवर्स की टीम भेजो सर। अगर वो अपनी जिद पर अड़ी थी तो तुम अपनी जिद छोड़ देते। बहन थी तुम्हारी। हमारी तो कोई जिद नहीं थी साहब, उसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी थी। अरे नावेद, तुम्हारी बहन घर वापस नहीं आई? देखो दोस्त, थोड़ा सख्ती से पेश आओ, ले आओ लड़की को घर में। वैसे भी गांव में ये बात आग की तरह फैल गई है कि लड़की रात भर घर से बाहर थी। देखो सलीम मियाँ, कुछ भी हो पर लड़की को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। अरे निकाह होने वाला है, हुआ तो नहीं ना, और शाकिर के घर रात भर। तौबा। देखो मियाँ, जमाना मर्दों का है, शाकिर पर तो कोई आंच नहीं आएगी, सारी उंगलियां लड़की पर ही उठेंगी और बदनामी उसके घर वालों की होगी। शाम को हम कोशिश करके अमीना को घर वापस ले आएंगे। नहीं अब्बू, अब आप नहीं जाएंगे। अब साहिल और हम उसे अपने तरीके से घर लेकर ही आएंगे। ना, तुम नहीं जाओगे। अमीना और तुम भाई बहन सब एक जैसे हो, गुस्से वाले, एकदम जिद्दी,
मामला और बिगड़ेगा। अब्बू जिद एक चीज होती है और बेहयाई दूसरी। और ये अमीना अपनी खुदगर्जी के झंडे गाड़ रही है। अब्बू हमने आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे शर्म से आपके गर्दन झुक जाए, लेकिन इस अमीना ने आज वो हरकत कर दी है। और अब्बू खुदा ना खास्ता शाकिर मुकर गया तो कौन करेगा अमीना से निकाह? और उसके चक्कर में हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। ये सारी बातें अपनी जगह बस, और तुम नहीं जाओगे। मैं शाम को जाऊंगा और उसको समझा कर ले आऊंगा। नहीं अब्बू, इस अमीना ने अपनी हद पार कर दी है। वो सीधे तरीके से मानेगी ही नहीं। उसे साहिल और हम अपने तरीके से ही घर लेकर के आएंगे और फिर उसे तमीज और हया की तालीम भी देनी है। चलो साहिल। चलो अमीना, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी, समझी? भाईजान हमें नहीं आना। शकील बोल दो ना इन्हें, हमें नहीं जाना है। नहीं जाना। कहाँ ना चलो। अमीना तुम जाओ इनके साथ। अम्मी आप कह दीजिए ना, नहीं जाना है हमें इनके साथ में, समझ नहीं रहे। अमीना जाओ बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आप लोग नहीं समझ रहे। अम्मी निकाह करवा दीजिए ना, हमारा हाथ जोड़ रहे हैं आपके। हमें नहीं जाना है इनके साथ। अम्मी छोड़िए भाईजान। अम्मी भाईजान हमारे लिए तो तभी मर गई थी साहब, जब उसने घर छोड़ा था। बाजारू औरत की तरह निकल पड़ी थी घर से, फिर भी हमने उसको घर लाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी रही साहब। अगर वो तुम्हारे लिए मर चुकी थी तो फिर क्यों गया उसके पीछे पीछे? रहने देते उसे उसी मरी हुई हालत में। ऐसे ही नहीं मार दिया सर, इसलिए मारा क्योंकि वो जिंदा लाश हमारे खानदान की इज्जत को और उछालती। उसको मार के हमें कोई मजा नहीं आया साहब। छूट की बहन थी हमारी। इन हाथों को पकड़कर उसने चलना सीखा था साहब। उसकी पहली रोटी हमने उसे अपनी गोद में बिठा कर खिलाई थी। बहुत प्यार करते थे उसे साहब। उसके हाथ से हर जिद पूरी करते थे उसे। सबसे ज्यादा ईदी उसे मिलती थी साहब। अभी बड़ा प्यार उमड़ रहा है अपनी बहन पर, और कुछ घंटों पहले ऐसी हवानियत दिखाई। उसकी जिद साहब। तो पूरी कर देते उसकी जिद, निकाह करवा देते उसका। आपके लिए कहना आसान है साहब, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये यूपी का एक छोटा सा गांव है साहब, कोई लखनऊ गुड़गांव या मुंबई नहीं। निकाह करवा देते शकीर के साथ तो जीनत जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहती साहब। और अगर वो कुछ कर लेती अपने साथ तो अब तुमने कर दिया, मार डाला अपनी छोटी बहन को। एक और रात अगर वो वहां रहती ना साहब, तो हमारे खानदान का गांव में जीना दुश्वार हो जाता। हुक्का पानी बंद हो जाता हमारे परिवार का साहब। तो इस डर से अमीना को दुनिया से ही निकाल दिया। अब तो नहीं होगी कि सलीम फारूकी के दोनों लड़के क्रिमिनल निकले। तभी तुम्हारा एक छोटा बच्चा है ना, वो क्या सुनते हुए बड़ा होगा ये नहीं सोचा। तुम्हारी बीवी, मां, जीनत, सलीम, इन सब पर क्या बीतेगी, कुछ नहीं सोचा। नदी के जिस हिस्से में नावेद ने अमीना का सर फेंकने की बात कही थी, वहां काफी ढूंढने के बाद भी पुलिस को ना तो अमीना का कटा हुआ सर मिला और ना ही मर्डर वेपन। नावेद और साहिल की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही फारूकी परिवार के बाकी सारे सदस्य गांव लौट आए। तबस्सुम और शकीर भी अपने घर को लौटे। काफी समझाने के बाद सलीम ने अमीना का धड़ स्वीकार किया और उसे दफना दिया। नावेद और साहिल फारूकी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमा शुरू होना अभी बाकी है। हमारी दक्षिणी एशियाई सभ्यता के लगभग सभी अंगों में यह रिवायत है कि पहले बड़ी बहन की शादी होती है और फिर उसके बाद छोटी। लेकिन क्या ये रीत, ये रिवायत
पत्थर की लकीर है। माना कि समाज की रजामंदी काफी मायने रखती है। अक्सर परिवारों में, खासकर छोटे शहरों और गांव में, ये सवाल पूछा जाता है, अरे भाई, बड़ी बेटी की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? लेकिन जरूरी नहीं है कि यह प्रथा चलती रहे। समय और समाज दोनों बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। शायद उस हद तक और उतनी दूर तक नहीं बदल रही है, लेकिन बदलाव रोज की हकीकत है। जब परिवार की इज्जत के नाम पर कोई अपने ही घर वाले का कत्ल करने से पीछे नहीं हटता, तब यह जरूरी हो जाता है कि रस्मों रिवाज के परे हम सब मूलभूत इंसानियत की घर वापसी की कामना करें। कोमल, 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 क्या सर तुम? मनोज जी, ऐसा लगता नहीं है कि कुछ चुराया गया है आपके घर से? कुछ पता नहीं है सर, कुछ। सर, कोई फोर्स्ड एंट्री नजर नहीं आ रही। दरवाजे के लॉक्स तोड़े नहीं गए। मैंने डोरबेल बजाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, तो मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। पहले मैंने किचन में देखा, वहां कोई नहीं था, तो मैंने कोमल को फोन किया। रिंग जा रही थी सर, यहां बेडरूम से। तो मैं भागकर अंदर गया तो वो वहां पर पड़ी हुई थी। सर, मर्डर वेपन हो सकता है। मनोज जी, चाकू आपके घर का? जी सर। शेखर, इसे फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजो। सर, फर्स्ट हैंड कंक्लूजन यह कहता है कि कातिल कोई जान पहचान का ही रहा होगा, जिसके लिए घर का दरवाज़ा खोला गया।
शर्मा के घर के अंदर कोई एंट्री क्यों नहीं है? दिन में तो कोई नहीं आया था साहब। कोई नहीं आया और 3 लाशें घर के अंदर ऐसी बिछ गई। उस फ्लैट की तरफ जाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मैं तो पूरे दिन यहीं बैठा था साहब। पूरे दिन इधर ही बैठते? जितने भी घंटे होते हैं तुम्हारी ड्यूटी के, हर वक्त इधर ही बैठे रहते? पानी की मोटर खोलने नहीं जाते, टॉयलेट नहीं जाते, कुछ नहीं करते? इन सब कामों के लिए तो जाना ही पड़ता है साहब, लेकिन इन सब कामों में तो मुश्किल से 2-4 मिनट लगते हैं। 2-4 मिनट में कोई अंदर से बाहर जा सकता है और बाहर से अंदर आ सकता है। सीसीटीवी कैमरा है सोसाइटी में? सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे कि लगाने वाले हैं। नाम क्या है तेरा? पंचम दास। सच सच बता, शर्मा के घर के अंदर कौन गया था? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। सिर्फ मनोज साहब गए थे 1 घंटे पहले, इसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ साहब। कोमल पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं सर। बच्चों पर? नहीं। अभी 9:15 हुए हैं, तो तकरीबन शाम के 4-4:30 बजे? हाँ सर। मुझे लगता है जब वॉचमैन सीट छोड़कर गया होगा तब कातिल फटाफट फ्लैट में घुस गया होगा या घुस गए होंगे, क्योंकि सोसाइटी के रजिस्टर में फ्लैट की कोई भी एंट्री नहीं है। और बाहर भी तभी निकला होगा या निकले होंगे जब वॉचमैन अपनी सीट पे नहीं था। मतलब सर मर्डर्स काफ़ी जल्दी में किया गया। मनोज जी, आपने अपने सभी रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दिया? कोमल के पेरेंट्स मुरादाबाद से निकल चुके हैं। कोमल की छोटी बहन पूजा आगरा में रहती है, उसे भी बता दिया। क्या? ये क्या बोल रहे हैं जीजू आप? कब हुआ ये? कैसे? जीजू मैं अभी निकल रही हूँ। निखिल और अरुण आपके साथ है ना? क्या? आपके पेरेंट्स? पहुंच ही रहे होंगे, चंदन चौक में रहते हैं। मनोज जी, रोज ऑफिस के लिए कितने बजे निकलते हैं आप? सर 9 के आसपास। आज भी 9 बजे के आसपास ही निकले थे? जी। अच्छा कोमल, निकल रहा हूँ, बाय। बाय मनोज। निखिल, अरुण रेडी हुए कि नहीं? लेट हो जाएगा। निखिल और अरुण 9:30 बजे स्कूल जाते हैं और 4 बजे लौटते हैं। आज भी 4 बजे ही लौटे होंगे, चिल्लाते हुए, मस्ती करते हुए। आपसे, आपकी वाइफ से आज कोई मिलने आने वाला था, शाम में या दोपहर में कभी? मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। आपकी वाइफ की किसी के साथ कोई दुश्मनी? अवस्थी, खोदो, पता लगाओ पति पत्नी के बीच कोई माजरा तो नहीं था। पति पत्नी के बीच में सीरियस प्रॉब्लम की वजह से पति ने पत्नी का कत्ल कर दिया। इस तरह के केसेस हमने बहुत देखे, पर क्या कोई बंदा अपनी पत्नी के साथ साथ अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों का भी कत्ल कर सकता है? बच्चे स्कूल से जस्ट लौटे होंगे सर, स्कूल के जूते उतारे, बैग रखा और बस कहानी खत्म। अगर पति पत्नी के बीच में किसी तरह की कोई अनबन थी तो घर में नौकर या आस पड़ोस में किसी को कुछ तो पता होगा। क्रियाक्रम के बाद सबसे डिटेल क्वेश्चनिंग करते हैं सर। और इस मनोज शर्मा और कोमल शर्मा के फोन रिकॉर्ड्स भी निकलो। सर, जहाँ तक हम जानते हैं मनोज और कोमल के बीच सब कुछ सही था, और ये जो कुछ हुआ है ये सब देखकर तो हम सब लोग भी शॉक में हैं। स्वीटी जी, कभी कोमल ने आपके साथ कुछ शेयर किया हो? नहीं सर, हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, दुनिया भर की बातें शेयर करते थे, लेकिन उसने अपनी फैमिली प्रॉब्लम कभी डिस्कस की ही नहीं। शायद कुछ थी ही नहीं। रुपेश मेहरा और स्वीटी मेहरा कौन है? मनोज शर्मा के पड़ोसी है सर। और ये अजय शर्मा और शांति शर्मा? वो मनोज के माँ बाप है सर। ये सब क्या हो गया अजय जी? अनर्थ हो गया, सब बर्बाद हो गया। मनोज इकलौता? जी सर। और ये जयप्रकाश और मालती मिश्रा कोमल के माँ बाप? हाँ सर। ये पूजा अग्रवाल और तन्मय अग्रवाल? पूजा विक्टिम कोमल की छोटी बहन है सर, और तन्मय अग्रवाल पूजा का बेटा।
हेलो, आर के नागपाल फर्टिलाइजर्स, नूपुरपुर पुलिस स्टेशन से पीएसआई अवस्थी बोल रहा हूँ। जी सर। आपके मार्केटिंग हेड मनोज शर्मा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। कैसी जानकारी? 7 जुलाई को ऑफिस में वो कब तक था? सर मैं अभी चेक करके बताता हूँ। यहाँ पड़ी हुई थी वो। फिर मैं निखिल और अरुण के बेडरूम में गया। वो दोनों बाथरूम में। जीजा जी। सर मनोज और कोमल के फोन रिकॉर्ड्स क्लीन है। जान पहचान वाले से बात हुई? पड़ोसियों से बात हुई थी सर। मनोज का कोई अफेयर नहीं है। कोमल रेगुलर हाउसवाइफ थी, बच्चों में बिजी रहती थी। और ये मनोज का ऑफिस? कल शाम 6:30 बजे तक मनोज ऑफिस में ही था, सेल्स मीटिंग में। उसके बाद वो ऑफिस से निकला। शक करने जैसे कोई मूवमेंट नहीं है सर। क्या ऐसा हो सकता है कि इस मनोज शर्मा के पास 2 फोन नंबर हैं? दूसरे फोन नंबर से इसने पूरी प्लानिंग की और फिर किसी और से तीनों कत्ल करवाए? हो सकता है सर, लेकिन कातिल जो भी होगा वो करीबी जानने वाला होगा। कोमल की लाश बेडरूम में पाई गई और कोमल की रजामंदी के बिना कोई उसके बेडरूम में कैसे एंटर कर सकता है? और कोमल शर्मा का किसी से कोई अफेयर नहीं था? फोन रिकॉर्ड्स में तो ऐसा कुछ नहीं निकला सर। शायद खबरी कुछ बता सके। बेस्ट खबरियों को काम पे लगाओ, बहुत गहराई तक खोदना होगा। कातिल पक्का कोई इनर सर्कल का आदमी होगा जो कोमल शर्मा और उसके दोनों बच्चों को अच्छी तरह से जानता हो। सर स्कूल में मेरी बात हुई, कंफर्म्ड है। बच्चे 3:55 पे बिल्डिंग के बाहर ड्रॉप हुए। 4 बजे तक कॉलोनी में दाखिल हुए होंगे। रोज की तरह मस्ती में घर पहुंचे होंगे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। हाय। घर में एंटर हुए होंगे। और फिर उनके गले काटे गए। और हमें दोनों बच्चों की लाशें बाथरूम में मिली एक साथ। उन दोनों को तो ये पता भी नहीं होगा कि बेडरूम में उनकी माँ मारी जा चुकी। सर हो सकता है निखिल और अरुण को पहले मारा गया हो और उसके बाद कोमल शर्मा को। नहीं अवस्थी, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर घर में कोई सिर्फ मेहमान बनकर आया था या आए थे तो कोमल शर्मा उसे अपने बच्चों के बेडरूम में क्यों लेकर जाएगी? और अवस्थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई घर में आराम से दाखिल होता है या होते हैं, क्योंकि घर में फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं। कोई घर में आता है, फिर बेडरूम में जाता है और बेडरूम में जाकर कोमल शर्मा का उसी के घर के किचन नाइफ से मर्डर कर देता है। सर शायद पहले किचन में गए हो। क्या कोमल शर्मा उनके लिए चाय कॉफी बना रही थी? सर चाय कॉफी बनाने को निशान तो नहीं मिले किचन में। अवस्थी, फिर किचन में क्यों जाएंगे? और वो चाकू किचन से कब और कैसे लाया गया? 2 और 2 4 बैठ नहीं रहे हैं अवस्थी। इस मनोज शर्मा की अंदर बाहर से ग्रिलिंग करनी होगी और इन दोनों फैमिलीज की भी। सर ये जो पूजा है ना, कोमल की छोटी बहन, उसका पति अविनाश अग्रवाल उस दिन शमशान घाट आया नहीं था सर। इतना बड़ा कांड हुआ फिर भी। जीजू चाय कुछ तो खा लीजिए जीजू, ऐसा कैसे चलेगा? इतना बड़ा हादसा, पत्नी की सगी बहन और 2 छोटे छोटे बच्चों का कत्ल होता है और यह अविनाश अग्रवाल ना तो क्रियाक्रम में शामिल होता है और ना ही बाद में मिलने आता है। दाल में कुछ काला है। पक्का इस कत्ल के पीछे कोई पर्सनल एंगल है, क्योंकि घर से एक ढेला चोरी नहीं हुआ, सिर्फ एक औरत और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों का दर्दनाक तरीके से कत्ल किया जाता है। क्या यह कत्ल किसी को दर्द देने के लिए किया गया? जयप्रकाश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी बेटी और दामाद के बीच में किसी तरह की कोई अनबन तो नहीं थी? कोई पारिवारिक झगड़ा या कोई सीरियस इशू जिसकी वजह से ये सब हुआ? बिल्कुल नहीं सर, दोनों में बड़ा प्यार था। 11 साल हो गए थे दोनों की शादी को। जयप्रकाश जी, अगर सब कुछ ठीक था, दोनों में प्यार था, तो फिर अचानक सब कुछ बर्बाद कैसे हो गया? तो अचानक एक दोपहर को आपकी बेटी कोमल और आपके नवासों का कत्ल हो जाता है और आपके दामाद मनोज शर्मा को इस बात की भनक तक नहीं है कि उसका घर, उसकी जिंदगी किसने उजाड़ दी। और सर आप समझते हैं कि मैं ये बता सकूंगा कि वो दरिंदा कौन था? अगर मुझे पता होता तो शायद मैं उसका। जयप्रकाश जी प्लीज।
number you have called is currently switched off. तिवारी, जी सर। इस अविनाश अग्रवाल का कोई दूसरा नंबर है क्या? उनकी पत्नी पूजा ने तो यही नंबर दिया सर। जयप्रकाश जी, आपके दूसरे दामाद अविनाश अग्रवाल। उसका क्या सर? आपकी बेटी पूजा और अविनाश अग्रवाल की शादी कब हुई? 8 साल पहले। आपके दूसरे दामाद अविनाश अग्रवाल आपकी बेटी कोमल शर्मा के अंतिम संस्कार में नहीं आए, कोई खास वजह? सर, मेरी पत्नी ने पूजा से पूछा था। पूजा, अविनाश कहाँ है? अंतिम संस्कार पे भी नहीं आया। मैंने तो बोला था मम्मी, उन्होंने कहा कुछ काम में अटके हुए हैं। जीजू मैं अभी निकल रही हूँ। निखिल और अरुण आपके साथ है ना? क्या? अविनाश, कोमल दीदी और बच्चों का मर्डर हो गया है। हाँ, बताया तुमने। वो कल मुझे बहुत काम है और सुबह जल्दी भी उठना है। क्या? तुम एक काम करो, तुम अभी जाओ और तन्मय को भी अपने साथ ले जाओ। मैं अपना काम निपटाकर कल आता हूँ। उनका फोन आउट ऑफ रीच जा रहा है मम्मी, शायद किसी काम में बिजी होंगे। ऐसा भी क्या काम था आपके दूसरे दामाद अविनाश अग्रवाल को कि वो दूसरे दिन भी गायब रहे? सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका इशारा क्या है? जयप्रकाश जी, आप ये तो समझ पा रहे हैं ना कि मैं इशारा कर रहा हूँ? सर्विस करने वालों की अपनी भी कुछ मजबूरियां होती हैं कि नहीं? अटक गया होगा कहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अविनाश का फोन अभी भी आउट ऑफ रीच है। जयप्रकाश जी, आपका पूरा विश्वास है कि आपकी दोनों बेटियों की शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी? कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? इतना तो आप जानते ही होंगे कि सच को खामोशी में लपेटना भी कानून की नजर में झूठी माना जाता है। कमाल कर रहे हैं आप। बेटी खोई है, 2 छोटे छोटे नवासे खोए हैं मैंने, और आप है कि मुझ पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। अवस्थी, जब रिश्तों में बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखे या ये दिखाने की कोशिश की जाए कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो पीछे बहुत कुछ सड़ रहा होता है। सर, इस मनोज शर्मा को उठाते हैं, हिलाते हैं, जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा। जीजू, आपका फोन। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था दोस्त। मनोज जी, हमें ये इनसाइड जॉब लग रहा है। मतलब आपके किसी जान पहचान वाले का। अब कातिल एक था या एक से ज़्यादा, जो भी था, लेकिन इतना तय है कि वो जो भी था आपकी पत्नी कोमल और आपके दोनों बेटे अरुण और निखिल को करीब से जानता था, शायद बहुत करीब से। तो बताइए, अपनी पत्नी और दोनों बच्चों का कत्ल क्यों किया? आप इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकते हैं? कातिल को उसके किए की सज़ा दिलवाने के लिए हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल, आप ये बताइए कि आपका साड़ू अविनाश अग्रवाल आपकी पत्नी कोमल के क्रियाक्रम में शामिल क्यों नहीं हो? कत्ल हुए 2 दिन हो गए, लेकिन वो मिलने तक नहीं है। मैंने पूजा से पूछा था, वो बोली काम में बिजी है वो। घर के 3 करीबी लोगों का कत्ल हुआ, जिसमें 2 छोटे मासूम बच्चे शामिल थे। इतना क्या बिजी? सच कहूं सर? सच ही कहिए। अजीब तो मुझे भी लगा वो नहीं आया। चलो, कोमल उसे पसंद नहीं थी, लेकिन बच्चे। कोमल पसंद नहीं थी मतलब? बोलिए। नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हो वैसी बात नहीं है। तो कैसी बात? वो हमारी फैमिली और पूजा की फैमिली के बीच में उतना अच्छा नहीं था। क्या अच्छा नहीं था? रिश्ता। मनोज शर्मा, इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। अगर आपका इरादा हमें कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाकर गुमराह करने का है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस कुर्सी पर बैठ के मुझे बहुत लोगों ने झूठी कहानी सुनाई, और जो हमें झूठी कहानी सुनाता है उसका हम बहुत बुरा हाल करते हैं। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं सर। दरअसल अविनाश कोमल से नाराज था।
पूजा और अविनाश के बीच में खटास पड़ चुकी थी। अभी आप कह रहे हैं कि अविनाश की कोमल से नहीं बनती है, एक सेकंड पहले आप कह रहे थे कि दोनों फैमिलीज की आपस में नहीं बनती थी। वही कह रहा हूं सर, सब कनेक्टेड है। पूजा और अविनाश के बीच में टेंशन थी क्योंकि हमारी फैमिलीज के बीच में टेंशन थी, क्योंकि पिछले 3 साल से अनबन चल रही थी। कैसी अनबन? पूजा और अविनाश के बीच में लड़ाइयां चल रही थी और कोमल उन दोनों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश कर रही थी। हर वाइफ की बेसिक एक्सपेक्टेशंस होती है अपने हस्बैंड से, उसमें कुछ गलत नहीं है। एक्सपेक्टेशन बेसिक वाले में सब समझता हूँ, लेकिन ये जो ख्याली पुलाव बनाने रहना है ना, ये पागलपन है। ख्याली पुलाव? 8 साल हो गए हमारी शादी को अविनाश, तब जो हालात थे आज भी वही है, 1 इंच आगे नहीं बढ़े हम। तो पीछे भी तो नहीं गए ना, और आगे बढ़ने से क्या मतलब है तुम्हारा? ज्यादा पैसा? क्या करोगी क्या इतने पैसों के? क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? और अगर पैसे से इतना ही प्यार है ना, तो गो एंड फाइंड योरसेल्फ अ बेटर जॉब। जाओ नौकरी करो और दोनों हाथों से बटोरो पैसे। तो तुम में वो एम्बिशन क्यों नहीं है अविनाश? तुम जवान हो, पढ़े लिखे हो, अच्छा खासा कमा लोगे तो सबके लिए अच्छा ही होगा ना। तुम कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी जीनी है कोमल, मुझे पैसों की गुलामी नहीं करनी है। वाह, देख रही हो दीदी क्या जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। मेरी एक ठीक ठाक जॉब है पूजा। मैं मानता हूं कि मैं मनोज जितना कमाता नहीं, या फिर कोमल जितना पॉश घर नहीं है हमारा, लेकिन हम ठीक हैं पूजा। और ये बात अपने लालची भेजे में तुम डाल लो एंड स्टॉप कंपेयरिंग। मैं कंपेयर सिर्फ अपने आप से करती हूँ। 8 साल पहले और अब कोई चेंज नहीं आया है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। घर की हालत देखो, अपना सेविंग्स अकाउंट देखो, इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट है हमारी? अरे इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात, एक अच्छी छुट्टी पे भी नहीं गए आज तक। तुम वहां ऑफिस में सड़ते रहते हो और मैं यहाँ घर पे। सड़ना ही जिंदगी है? या मुझे बता दो, अगर सड़ना ही जिंदगी हो गई अब तुम्हारे लिए। देखो अविनाश, जमाना महंगाई का चल रहा है, कुछ देर के लिए तुम पूजा के नजरिए से जिंदगी को क्यों नहीं देखते? इतनी भी जिद ठीक नहीं है ना। रहने दो दीदी, ये आदमी जानबूझ के कुछ नहीं करता, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। क्या मैं जानबूझ के कम कमाता हूँ? देख रही हो कोमल किस तरह बकवास करती है तुम्हारी बहन। एक बात ठीक से समझ लो तुम पूजा, कि हमारी चद्दर जितनी लंबी होगी उतना ही पैर फैलाएंगे, एंड दैट्स इट। कहाँ ये बाबा आदम के जमाने की बात लेकर बैठ गए? चद्दर के परे क्यों नहीं सोचते? अरे कुछ देर के लिए पूजा क्या चाहती है वो तो समझ लो, उसकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश तो करो। ऐसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी वो तुम्हारी गुलामी करती रहे। कोमल, तुम पूजा और अविनाश के मामले में कुछ ज्यादा दखल दे रही हो, मत करो। पूजा अविनाश के साथ खुश नहीं है। तो कोमल, वो पति पत्नी के बीच की बात है। तुम्हें पता है आज अविनाश ने मुझे फोन किया था। क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब, वो अपसेट है तुमसे। कह रहा था मुझसे कि तुम्हें दूर रखे उन दोनों के मामलों से। पूजा मेरी बहन है, उसकी तकलीफें मेरी तकलीफें हैं। कोमल, तुम अपने बारे में क्यों सोच रही हो? सिर्फ निखिल और अरुण के बारे में सोचो। वो दोनों तन्मय से कितने करीब हैं, अविनाश से भी हैं। और हमें रिश्तों में दरार क्यों डालनी है सबके? मनोज, दरार ऑलरेडी गहरी हो चुकी है। पूजा डिवोर्स लेने वाली है। क्या? कहीं ये डिवोर्स का आइडिया तुमने तो नहीं डाला पूजा के दिमाग में? क्यों? उसका खुद का दिमाग नहीं है, वो खुद सोच समझ नहीं सकती कि ये शादी उसके लिए नर्क बन चुकी है। मनोज, पूजा को सपोर्ट करना, उसकी लाइफ में दखल देना नहीं है। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। और ये तुम अविनाश के साइड ना ही लिया करो तो अच्छा है। उस आदमी में एक पैसे का एम्बिशन नहीं है और ऊपर से इतना बड़ा ईगो। इसीलिए अविनाश का अंतिम संस्कार में ना आना मैं समझ सकता हूं। दरअसल एक ख्याल तो ये भी आता है सर, कि कहीं उसी ने तो नहीं मार डाला कोमल और मेरे बच्चों को। सर, अविनाश का फोन 10 मिनट के लिए ऑन हुआ था, वापस स्विच ऑफ हो गया, भाग रहा है। बात इतनी बिगड़ चुकी थी। इनके घर पे जाओ और अविनाश की पत्नी पूजा से बात करो, पता करो कि अविनाश अग्रवाल कहाँ हो सकता है।
सर अविनाश का फ़ोन आउट ऑफ रीच है, कल से ऑफिस भी नहीं गया है। सर, आगरा पुलिस अविनाश के घर गई थी, लॉक है। आपके सास ससुर कहाँ रहते हैं? जी लखनऊ में रहते हैं। फ़ोन नंबर दीजिए उनका। 98 अविनाश का नहीं है सर। हो सकता है वो किसी और नंबर से फ़ोन कर रहा हो, लेकिन याद रहे आप इस वक्त पुलिस स्टेशन में हो, इस बारे में से कुछ मत बोलिएगा। बात करिए। जी हेलो, मिसेज पूजा अग्रवाल। जी बोल रही हूँ। UP XX23X7, ये आपके हस्बैंड की बाइक का नंबर है, अविनाश अग्रवाल की। जी हाँ, कहाँ है वो और आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं PSI गोविंद बंसल बोल रहा हूँ, रेलवे पुलिस से। रेलवे पुलिस? आपके पास अविनाश की बाइक कहाँ से आई? मैडम, अविनाश की बाइक मुझे रेलवे ट्रैक के पास पड़ी मिली है। आपका नाम और नंबर उनके बटवे से मिला है जो लाश के बगल में पड़ा था। लाश? जी हाँ, लाश। शायद आपके पति की मौत ट्रेन के नीचे आने से हुई है। क्या हुआ पूजा जी? क्या हुआ पूजा जी? पूजा, क्या हुआ? पूजा, संभालो अपने आप को। ट्रेन ड्राइवर ने बयान दिया है कि उसने अविनाश को देखा ट्रैक पर आते समय। सारे वार्निंग के बावजूद वो हिला नहीं। सर, अविनाश अग्रवाल के सेलफोन लोकेशन के हिसाब से वो 7 जुलाई को दोपहर 3 से 5 के बीच मनोज शर्मा के घर के आसपास था, गाजियाबाद। और आज सुसाइड से पहले उसकी बात किसी चंदन यादव से हुई थी, आगरा में। कब की बात? सर आज, अभी थोड़ी देर पहले जब इसका सेलफोन ऑन हुआ था। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था दोस्त। उठाओ इस चंदन यादव को। चंदन यादव अविनाश अग्रवाल का दोस्त था। वो पहले यही कहता रहा कि उसे कुछ मालूम नहीं है, पर आखिरकार उसने पुलिस से सच कहा। चंदन ने इस रोंगटे खड़े करने वाले ट्रिपल मर्डर की सारी हकीकत पुलिस को बयां की। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कहता हूं। अविनाश मेरा दोस्त था, लेकिन इस कांड में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। चंदन यादव, तो इस कांड के बारे में जो कुछ भी जानता है ना, सब कुछ बता दे, A to Z, वरना तेरे हाथ तो क्या, तेरे हाथ पैर नाक कान कुछ भी नहीं बचेंगे। चल पकना शुरू कर। सर, 7 जुलाई की रात को मैं और अविनाश रात में बाहर में बैठे थे। वो एक अरसे से परेशान चल रहा था। उसकी वाइफ जो है पूजा, वो उससे डिवोर्स मांग रही थी। यार चंदन, यार समझ नहीं आ रहा कि पूजा को कैसे समझाऊं। मेरी बात सुनती ही नहीं है वो। कोमल ने सारी बकवास उसके दिमाग में डाल रखी है। सीधा ना कोमल और उसके हस्बैंड को पकड़, सामने बिठा और सीधे सीधे बोल दे कि भैया देखो, अपनी लाइफ से मतलब रखो, हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। हाँ, बोलकर समझाकर हो गया। काफी बार बोला भी उसे और समझाया भी। अबे तू एक बार अच्छे से समझा, मजबूत होकर बात करेगा तो ही बात बनेगी। अब कोमल दखलंदाजी कभी नहीं करेगी और ना ही अपना मुंह खोलेगी। मतलब? यार चंदन, तू रो क्यों रहा है? आज मैं कोमल के घर गया था उससे बात करने। हाँ तो हुआ क्या? सब खत्म हो गया है। अरे अविनाश, वो क्या है, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आओ ना। बोलो। वो कोमल, बात क्या है कि मेरा ना सर बहुत दर्द हो रहा है।
क्या एक कप चाय मिलेगी? हाँ हाँ, मैं अभी पूछने ही वाली थी, मैं लेकर आती हूँ। कोमल, अरे तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। वो क्या कि मैं कहना चाहता था कि पति पत्नी की बात होती है ना, वो पति पत्नी के बीच में ही रहनी चाहिए। तो मैं पराई थोड़ी हूँ, बहन हूँ उसकी, और वो भी बड़ी। उसकी खुशी क्या है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए उसके फैसले को मैं सपोर्ट कर रही हूँ। क्यों कोमल? क्यों मतलब क्या? पूजा तुम्हारे साथ खुश नहीं है और तुम भी उसके साथ खुश नहीं हो। देखो अविनाश, डिवोर्स इतनी बुरी चीज नहीं है, तुम दोनों के लिए अच्छा है और तन्मय के लिए भी। और पूजा का ये फैसला बिल्कुल सही है। पूजा का ही तो फैसला नहीं है कोमल, ये तुम्हारा फैसला है। तुम मेरी, तन्मय की और पूजा की जिंदगी बर्बाद करने में तुली हुई। अविनाश बस, तुम्हारे साथ झगड़ा करने का मेरा कोई मूड नहीं है और मेरे पास समय भी नहीं है। बच्चे अभी आते होंगे, प्लीज तुम निकल जाओ। मुझे भी तुमसे लड़ना नहीं है कोमल, मैं भी थक गया हूं लड़ने से, बस बहुत हो गया। और उसी समय बच्चे भी वहां आ गए। यार चंदन, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, नहीं मारना चाहता था। ये मैंने क्या कर दिया चंदन? यार बच्चों की तो कोई गलती भी नहीं थी। तुझे वहां किसी ने देखा तो नहीं? जब मैं वहां पहुंचा तो वॉचमैन अपनी सीट पर नहीं था, और जब मैं वहां से निकला तब भी वो अपनी सीट पर नहीं था। मुझे किसी ने नहीं देखा चंदन, सिवाय 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 किसके? मेरे ज़मीर ने देख लिया यार, मुझे पहचान लिया, मुझे नंगा कर दिया मुझे। मैं इस खेत के साथ जिंदा नहीं रह सकता यार, कभी नहीं रह सकता। दरिंदा बन गया यार चंदन। तीन खून किए मैंने, उसमें से तो बच्चे तन्मय जितने थे। सर मैंने उससे बोला, कई बार बोला सर कि तू सरेंडर कर दे, जो सजा मिलेगी भुगत ले, पर उसका दिमाग खराब हो रखा था सर। और फिर उसने मुझे फोन किया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था दोस्त। तो तूने डिसाइड कर लिया? हाँ। कब कर रहा सरेंडर? अभी। है कहाँ तू? देख मैं भी आता हूँ तेरे साथ पुलिस थाने। ना, पुलिस के सामने नहीं, मैं भगवान के आगे सरेंडर कर रहा हूँ। मैं और जी नहीं सकता यार, अब मेरा टाइम आ गया यार, मेरा टाइम आ गया। वाह चंदन यादव, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया कि वो सुसाइड करने वाला है, लेकिन तुम चुपचाप बैठे रहे। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया कि उसने 3 कत्ल किए हैं, लेकिन तुम फिर भी चुपचाप बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सर क्या करता मैं, दोस्त था वो मेरा सर। और वैसे भी सर उसने मर्डर के बाद मुझे सब कुछ बताया। लेकिन तुम तो मर्डर के पहले पुलिस को बता सकते थे ना। तुम्हारा दोस्त था ना, गहरा दोस्त, उसने बताया होगा ना तुम्हें कि वो कोमल शर्मा और उसके दोनों बच्चों का कत्ल करने वाला है। नहीं सर, उसने मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला सर। अगर ऐसा कुछ भी बोलता सर मैं उसे रोकता, ऐसा कुछ भी नहीं होने देता सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, उसने मुझे जो कुछ भी काम मैं सब कुछ सच आप लोगों को बता दिया हूँ सर। सर सच कह रहा हूँ सर, यकीन सर मेरा कोई लेना देना नहीं है सर मेरी बात तो सुनिए सर मेरी बात सुनिए सर, मैं बस सच कह रहा हूँ सर उसने जो बोला था बस तो सब बताया मैंने। कोमल और पूजा के माता पिता शौक में हैं। उन्हें पूजा और अविनाश के बीच की दूरी का कोई अंदाजा नहीं था। मनोज के माता पिता सुन पड़ गए हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक दूसरे ही जोड़े के बीच की घरेलू प्रॉब्लम की वजह से उनके दोनों पोतों को इतनी बेरहमी से क्यों छीन लिया गया। मनोज और पूजा के लिए यह धक्का बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अविनाश इतना भयंकर कदम उठाएगा, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कोमल, पूजा
और अविनाश के घरेलू मामले में दखल दे रही थी। पछतावा, खेद, ये एक ऐसा जज्बात है जो किसी कर्म को करने के बाद होता है या फिर कुछ होते वक्त ना करने से भी हो सकता है। दुख की बात है कि ये खेद का जज्बात जुर्म की सजा के साथ मिलकर मुजरिम के साथ साथ और कई लोगों का दुख दुगना कर देता है। इस केस में एक जवान मां और उसके 2 मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया गया और अविनाश के खेद ने उससे खुद अपना कत्ल भी करवा दिया। अविनाश ने सोचा कि जो शख्स उसे दर्द दे रहा है उसे मिटाकर उसका अपना दर्द चला जाएगा, पर इस दर्द ने खुद उसे भी मिटा दिया और अब ये दर्द सभी जीवित लोगों के दिलों पर एक परमानेंट पत्थर बनकर रह गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ CID के एपिसोड के बाद। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।